पहला प्रश्न है, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, तब ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? ऑप्शंस है, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास, समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। दूसरा प्रश्न, संज्ञान एवं संवेग के मध्य किस प्रकार का संबंध होता है? ऑप्शंस है, द्विदिशीय, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है, एक दूसरे से स्वतंत्र है, एक दिशीय मतलब संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, एक दिशीय मतलब संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, एक दिशीय मतलब संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? नीचे पॉइंट्स है, पॉइंट्स देखिए। एक है विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सावेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। ऑप्शंस है 1, 2, 3 और 4, 1 और 2, 2 और 3, 1, 2 और 3। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 1, 2, 3 और 4, मतलब ये चारों बातें सही है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? ऑप्शंस है, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, पुरस्कार एवं दंड। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। पांचवा प्रश्न है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? ऑप्शंस है, यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? ऑप्शंस है, अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतियों द्वारा घटित होता है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है, अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। सातवां प्रश्न है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों की सामाजिकरण की। ऑप्शंस है, द्वितीयक एजेंसियां है, मनोवैज्ञानिक एजेंसियां है, प्राथमिक एजेंसियां है, मध्य एजेंसियां है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, प्राथमिक एजेंसियां है। आठवां प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को संयोग द्वारा विकसित करता है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस है, अंतःव्यक्तिनिष्ठता, खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाड़। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, खोजपूर्ण अधिगम। 9वां प्रश्न है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या ने उसे लंच बॉक्स साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लरिस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का यह कथन
किस अभिविन्यास प्रारूप को किस अवस्था पर दर्शाता है? ऑप्शंस है आदान प्रदान परंपरागत, कानून एवं व्यवस्था पश्चात परंपरागत, आज्ञापालन पूर्व परंपरागत, अच्छा होना परंपरागत। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 आदान प्रदान परंपरागत। 10वां प्रश्न है समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन है जेंडर रूढ़िवादिताएं, जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिकाएं, जेंडर पहचान। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 जेंडर रूढ़िवादिताएं। 11वां प्रश्न है हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। 12वां प्रश्न है हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है? ऑप्शंस है पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता, ध्वनि ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज की स्तर, ताल एवं सौंदर्यपरक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। 13वां प्रश्न है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? ऑप्शंस है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 14वां प्रश्न है किस वैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है? ऑप्शंस है अल्बर्ट बंडूरा, लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 लेव वाइगोत्स्की। 15वां प्रश्न है पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ऑप्शंस है केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 ऐसी समस्याओं को प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। 16वां प्रश्न है सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? ऑप्शंस है विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना, केवल संरचनात्मक आकलन, केवल संकलात्मक आकलन, न तो संरचनात्मक न ही संकलात्मक आकलन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलात्मक आकलन का प्रयोग करना। 17वां प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस है विभेदीकरण, समाजीकरण, समावेशन, मुख्य धारा से जुड़ना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2
समाजीकरण। 18वां प्रश्न है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शंस है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। प्रश्न 19वां, एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शंस है, शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। प्रश्न क्रमांक 20, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लिए शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादिता आंशिका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? ऑप्शंस है, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए, इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए, विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 21, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शंस है, केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है, अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए, बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। प्रश्न क्रमांक 22, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। नीचे पॉइंट्स है, पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई, ये किसके सूचक है? ऑप्शंस है, मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के, एक स्वलीन विद्यार्थी के, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के, अधिगम अशक्ता वाले विद्यार्थी के। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, अधिगम अशक्ता वाले विद्यार्थी के। प्रश्न क्रमांक 23, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? ऑप्शंस है, साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। प्रश्न क्रमांक 24, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है? ऑप्शंस है, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना, आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए
एक रूप तरीकों का प्रयोग करना, अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों को विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। प्रश्न क्रमांक 25। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शंस है विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हितोत्साहित करके, अपसारी चिंतन पर बल देकर, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। प्रश्न क्रमांक 26। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? ऑप्शंस है विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना, निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। प्रश्न क्रमांक 27। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शंस है बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए। बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। संवाद के द्वारा बच्चों को इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 28। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली है? ऑप्शंस है दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, संवाद एवं परिचर्चा करना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। प्रश्न क्रमांक 29। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं? ऑप्शंस है उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर, बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटकर, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। प्रश्न क्रमांक 30। संरचनावादी उपागम बताता है कि यह ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऑप्शंस है यंत्रवत याद करना, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान।